हेलो एवरीवन, जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आइए आज की इस वीडियो में जो है कि हम मुगल वंश के बारे में जानेंगे। ठीक है, मुगल डायनेस्टी और मुगल वंश की अगर बात किया जाए तो इसमें हमने जो है कि बाबर के इतिहास, बाबर की जो है कि प्रारंभिक जीवन के बारे में हमने जो है कि पिछली वीडियो में चर्चा कर रखे हैं। तो उसके आगे से शुरुआत करेंगे और कोशिश यही होगी कि इस वीडियो में जो है कि बाबर को पूरी तरीके से पढ़ा दिया जाए, समझा दिया जाए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, एक बात कहना चाहते हैं कि बाबर, पहले एक शब्द लिख देते हैं मुगल वंश, क्योंकि जो हमें पढ़ना है वो मुगल वंश। ठीक है, देखिए अगर बात किया जाए ना कि बाबर ने, जो बाबर है, मुगल वंश की स्थापना किसने किया है, थोड़ा सा इतिहास के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, मुगल वंश का जो पहला वीडियो बनाया हूँ, उस वीडियो में जो बताया हूँ उसे शार्ट या संक्षिप्त रूप से जो है कि इस वीडियो में जान लेते हैं। देखिए, एक बात कहना चाहेंगे कि बाबर एक कुशल योद्धा था और बहुत सारे संघर्ष किए हैं उसने। ऐसा नहीं है कि एक दिन का जो है कि या रातों रात 10 दिन, एक महीने का उसका जो है कि संघर्ष था। उसने जिंदगी भर संघर्ष किया, कभी समरकंद के लिए तो कभी अपने खुद के प्रांत फरगना के लिए जहाँ पर उसका जन्म हुआ, कभी काबुल पे तो कभी कांधार पे, कभी भारत पे, कभी पेशावर पे। तो कई सारे युद्ध किए उसने और बहुत सारे युद्धों में उसने जीता भी। लेकिन जो उसका पैतृक, चलिए थोड़ा सा जो उस वीडियो में बताया था वो सब थोड़ा सा जो है कि जान लेते हैं कम समय में। तो बाबर का जन्म फरगना में हुआ था और कब हुआ था, 14 फरवरी 1483 को। ठीक है, और अगर फरगना कहाँ पे है, फरगना के जो है कि फरगना के बगल में एक समरकंद क्षेत्र था। समरकंद उसका जो है कि पैतृक क्षेत्र था, उसे वो बार बार जीतना चाहता था। कौन? बाबर। बाबर चाहता था कि कैसे भी करके मैं समरकंद को अपने पास ले लूँ। थोड़ा सा वो इन्वायरमेंट की दृष्टि से अगर देखा जाए, जैसे पर्यावरण की बात किया जाए, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा वातावरण था। ठीक है, और उस वजह से भी उसे जीतना चाहता था समरकंद को बाबर। और एक कारण था कि वो जो मुख्य रूप से अगर कारण की बात किया जाए तो यही कारण है कि उसका जो पिता था तैमूर लंग, मतलब पिता नहीं, पिता तो उसका उमर शेख है। ठीक है, पिता नहीं, जैसे कि पैतृक जहाँ से ये शुरुआत हुआ था तैमूर लंग से। तैमूर लंग जो है कि समरकंद पे पहले अपना शासन किया करता था और बाबर तैमूर लंग से बहुत प्रभावित था। इसलिए उसने जो है कि समरकंद पे बार बार आक्रमण करने की कोशिश किया। लगभग कई बार आक्रमण किए लेकिन जीत पाता था, ऐसा नहीं जीत नहीं पाता था, जीत भी जाता था लेकिन हाथ से निकल जाता था। चाहे वो साइबानी खान उसको जो है कि छीन लेता था, या फरगना की बात करें तो फरगना भी जो है कि वो एक तरीके से जब समरकंद पे आक्रमण करने जाता है तो फरगना जो है कि उसके हाथ से बाहर निकल जाता है। जब फरगना को पकड़ने जाता है तो समरकंद निकल जाता है। समय आता है कि दोनों एक साथ निकल जाता है। और खुजंदा की पहाड़ी में, किस पहाड़ी में? खुजंदा की पहाड़ी में अपना जीवन व्यतीत करता है। खुजंदा की पहाड़ी हिंद कुश पर्वतमाला जो है उसी पे स्थित है। ठीक है, और वहीं पे रह के उसने जो है कि आत्मकथा तुर्जुक के बाबरी तुर्की भाषा में लिखा। इसका जो है कि फारसी अनुवाद अगर बात किया जाए तो फारसी अनुवाद जब करेंगे तो बाबरनामा इसका नाम आता है। ठीक है, और इसका फारसी अनुवाद जो है कि पारिंदा खान और किसने किया था? देखिए, पिछले वीडियो में हमने, हो सकता है कि शायद जहांगीर बोल दिया होगा दूसरा। ठीक है, तो वहाँ पे जहांगीर नहीं है, वहाँ पे सलीम है। ठीक है,
सलीम नहीं रहीम, ठीक है, वो क्या नाम है उसका, बैरम खां का जो पुत्र होता है। अब्दुल रहीम खाने खाना, जिसको खाने खाना की उपाधि दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर बात किया जाए बैरम खां कौन था, तो बैरम खां को आगे जो है कि वो जब इतिहास पढ़ेंगे, जब अकबर का, तो उस समय जो है कि हमें देखने को मिलेगा। बैरम खां अकबर का संरक्षक था, जो कि उसको संरक्षक किसने बनाया था, हुमायूं की कहने पे, ठीक है, हुमायूं द्वारा बनाया गया था। चलिए, ये जो है कि बहुत हो गई बातें पुरानी, ठीक है। तो अंततः जब उसने कई सारे युद्ध किए, उसमें जीत हासिल नहीं हो पाया, तो उसने क्या किया, आमू दरिया एक स्थान था जहाँ से ईरान और समरकंद, कहीं तो फरगना और भारत, तीनों जो है कि आमू दरिया एक पॉइंट था जहाँ से तीनों अलग अलग हो जाते हैं। और बाबर ये निश्चय करता है कि मैं ना तो कभी ईरान में जाऊंगा और ना ही कभी किधर जाऊंगा, समरकंद या फरगना की तरफ, ठीक है। चलिए आगे के इतिहास को समझते हैं। अच्छा, बाबरनामा की थोड़ी सी चर्चा कर लें, तो उसमें दो हिंदू शासकों का नाम आता है, जिसमें कृष्णदेव राय रहते हैं, ठीक है, कृष्णदेव राय की बात होती है। और एक कौन रहते हैं, एक कृष्णदेव राय हो गए और दूसरा एक राणा सांगा हो गए, ठीक है। इन दो हिंदू राजाओं का नाम आता है और 5 मुस्लिम राज्यों का नाम आता है, जैसे कि बहमनी, लोधी वंश में ग्रैंड लोधी। और बात किया जाए तो गुजरात में जो है कि वहाँ के शासक थे, ठीक है, जो कि मैं ख्याल नहीं कर पा रहा हूँ कौन से शासक, शायद मुजफ्फर शाह वहाँ के शासक थे। और ऐसे ही जो कि उसमें चर्चा किया गया है। चलिए अब चलते हैं इतिहास की तरफ, पढ़ते हैं बाबर की इतिहास थोड़ा सा। अच्छा, बाबर का जो उसने उधर के क्षेत्र में युद्ध किया था या जीत किया था, उससे अभी हमें जो है कि इस वीडियो में कोई मतलब नहीं है। अभी हमें देखना है कि इस बार बाबर का भारत पे आक्रमण, ठीक है, बाबर का भारत पर आक्रमण, ठीक है, बाबर का भारत पर आक्रमण, इस चीज को हमें समझना है। देखिए, बाबर ने भारत पे जब आक्रमण किया तो पहले सितंबर कब किया, सितंबर, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है, बाबर ने भारत पे कई चरण में आक्रमण किया, लगभग 4 जो है कि मुख्य रूप से नहीं है, लेकिन 5वां मुख्य रूप से है, ठीक है। और उसके बाद लगातार जो है कि युद्ध होते रहते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आक्रमण किया सितंबर 1519 में। और ये कहाँ पे आक्रमण किया, पेशावर क्षेत्र में आक्रमण किया, ठीक है, किस क्षेत्र में, पेशावर क्षेत्र में। और यहीं पे जो है कि 2 किला था, कौन कौन से दुर्ग थे, बाजव एंड भेरा, ठीक है, कौन कौन सा, बाजर और भेरा, ठीक है, बाजर और भेरा, यहाँ पे ये 2 किले थे। पेशावर में यूसुफ जाई जाति के लोग थे, कौन सी जाति के लोग थे, यूसुफ जाई जात के लोग यहाँ पे रहा करते थे, ठीक है। और ये बड़े ही उपद्रवी टाइप के थे और ये लगातार उपद्रव करते रहते थे, विद्रोह करते रहते थे। तो बाबर ने पेशावर पे आक्रमण किया और बाजर को आसानी से जीत लिया। लेकिन जो घेरा वाला किला था, इस किले को जीतने के लिए, इसकी दीवारें जल्दी टूट नहीं रही थी, तो इसको जीतने के लिए बाबर ने क्या किया
कि बारूद का प्रयोग किया, ठीक है, बारूद का प्रयोग किया, ठीक है, किस चीज का, बारूद का प्रयोग किया, बंदूकों का प्रयोग किया और इस बादोर के किले को भी जीत लिया, ठीक है। ऐसा नहीं था कि ये बार जो है कि भारत पे पहला आक्रमण है जिसमें बारूद का प्रयोग किया गया है, ठीक है। इसके पहले भी युद्ध हुआ था दक्षिण भारत में। जब बात किया जाए, जब हम बहमनी वंश पढ़ाए थे और विजयनगर साम्राज्य, जब आप पढ़े होंगे ठीक से, हमने वीडियो बना रखा है उसका, तो उस समय भी हमें देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, उसमें एक युद्ध हुआ था बहमनी और जो विजयनगर साम्राज्य में संगम वंश है। विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश हैं, संगम, सालु, तुलु और आविडो। तो जो संगम वंश है उसमें एक शासक आता है बुक्का फर्स्ट, और जो बहमनी वंश है उसमें आता है एक शासक मोहम्मद फर्स्ट, मोहम्मद शाह फर्स्ट, ठीक है। उन दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ था। उस युद्ध को जो है कि अदोनी का युद्ध इस नाम से जानते हैं। अदोनी का युद्ध हुआ था और वो कब हुआ था, 1368 में शायद, फिक्स है, ठीक है, 1368 में युद्ध हुआ था। उसमें जो है कि महमूद शाह जो कि बहमनी वंश का था, उसने सर्वप्रथम जो है कि बारूद का प्रयोग किया था, लेकिन बंदूकों का प्रयोग नहीं किया था, ठीक है, बारूद का प्रयोग किया था। हो सकता है गोले के तरीके में, गोला जो होता है, ठीक है। चलिए, सितंबर 1519 में बाबर जो है कि बाबर ने किस पे आक्रमण किया, पेशावर में जो है कि यूसुफजाई जाति के लोग थे, बाजर और घेरा किलों को भी जीता, ठीक है। फिर आक्रमण कब करता है, फिर आक्रमण करता है 1520 में, 1522, पहले 1520 में करता है, ठीक है। अगर 1520 की अगर बात किया जाए तो ये जो है कि, और 1522 में भी करता है। 1520 में अगर बात किया जाए ये कहाँ पे करता है, तो ये सियालकोट क्षेत्र में करता है, ठीक है। सियालकोट, सियालकोट क्या है, एक स्थान का नाम है जो कि भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ठीक है। सियालकोट को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है और 1520 में इसने जो है कि सियालकोट को भी जीत लिया। देखिए, ये जो है कि जब बाबर आक्रमण करता था, जरूरी नहीं है कि युद्ध तो पूरा होके ही जो है कि बाबर वापस होता था। बाबर आक्रमण करता था, इधर कभी हो जाता था कि उधर जो काबुल और कांधार एरिया है वहां पे आक्रमण हो जाता था, बल्क के क्षेत्र में आक्रमण हो जाता था, तो वहां से वो तुरंत जो है कि यहाँ से वापस हो जाता था वहां के लिए, और यहाँ पे अपना जो है कि कोई विश्वसनीय जो होता था उसे मंत्री को बैठा दिया करता था यहाँ पे, जहां जहां भी जो है कि जीत के हटता था, ठीक है। अभी जो है कि इसने कहाँ पे आक्रमण किया, सियालकोट पे, ठीक है। सियालकोट पे इसने आक्रमण किया और यहाँ पे जीत हुआ उसका, ठीक है। और 1520 से लेकर के 1522 तक पुनः जो है कि ये जो पेशावर के लोग थे, यूसुफजाई जाति के लोग, ये बड़ा ही विद्रोही टाइप के थे, इन्होंने फिर से आक्रमण कर दिया, मतलब फिर से विद्रोह खड़ा किया इसके खिलाफ बाबर के। बाबर फिर से पेशावर आया, ठीक है, फिर से उन किलों को जीता। ये सभी जो है कि इस किले पे फिर से जो है कि अपना राज कर चुके थे, तो फिर से छीना, फिर से जीता, किसने, बाबर ने, ठीक है। किसने जीता, बाबर ने, ठीक है। यूसुफजाई जाति के जो लोग थे वो बड़ा ही अजीब टाइप के थे, समझा नहीं आता था कि, चलिए अब किससे होगा, 1524 में, मतलब 1519, 1520, 1520, 22, 23 छोड़ के 24, अब कहाँ पे होगा, लाहौर, दीपालपुर क्षेत्र में, दीपालपुर में, ठीक है। दीपालपुर पे आक्रमण करता है कौन, बाबर करता है, ठीक है। और इस युद्ध में वो जीत जाता है, ठीक है। यानी कि उसने भारत पे अगर आक्रमण की बात किया जाए तो शुरुआत है, देखिए बाबर जो कहा जाता है कि
बाबर को दौलत खान ने आमंत्रित किया, आलम खान ने आमंत्रित किया, दिलावर खान ने आमंत्रित किया, राणा सांगा ने आमंत्रित किया। वो तो देखिए दूर की बात है, ठीक है। वो युद्ध होता है कब? 1526 में, और आमंत्रित कब होता है? 1524 में। वो तो अभी दूर का खेल है, ठीक है। अभी देखिए इसके पहले भी तो कितना युद्ध जीत चुका है बाबर, और ये रास्ता किधर का है? ये रास्ते आ रहे हैं भारत की तरफ। देखिए बाबर समरकंद, फरगना, ईरान, इन सभी क्षेत्रों से उठ चुका था और ये चाहता था कि चला जाए भारत की तरफ। भारत एक धनी प्रदेश है और वहाँ पे जो है कि हम अपना सत्ता, अपना शासन कब्जा करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद होगा पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध बड़ा जो है कि इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। पानीपत का युद्ध के बारे में जान लेते हैं तो ये आपको याद रहेगा, ठीक है। सितंबर 1519 में पेशावर, फिर 20 में सियालकोट जो कि भारत का प्रवेश द्वार, 20-22 में कहाँ पे? फिर से जो है कि पेशावर पे ईसाई जाति के लोगों के विरुद्ध है, और फिर से जो है कि 1522 के बाद जो है 1524 में होता है। 1524 में जो है कि लाहौर और दीपालपुर वाले क्षेत्रों में होता है, ठीक है। अब बात करते हैं 1526 की। 1526, 21 अप्रैल 1526, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत कहाँ पे है? हरियाणा में है, ठीक है। पानीपत का फर्स्ट युद्ध या वार, ठीक है। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? और ये मुख्य रूप से भारत पे पहला आक्रमण है जो प्रमुख रूप से, ठीक है। लेकिन इस युद्ध के पहले बहुत सारे जो है कि षड्यंत्र रचे जाते हैं जो कि हमें बताना जरूरी है, ठीक है। देखिए अगर बात किया जाए, एक नया बना देते हैं ताकि आपको जो कि समझ में आए, ठीक है। चलिए ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए भारत का बाबर इधर से आक्रमण कर रहा है, इधर से धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। इधर जो है कि मध्य एशिया है, इधर जो है कि समरकंद, फरगना, इन सभी क्षेत्र है, ठीक है। इधर से बाबर धीरे धीरे आ रहा है, दीपालपुर, लाहौर, पेशावर, इन सभी क्षेत्रों को जीत रहा है। और उस समय जो दिल्ली था वहां पे शासक कौन था? लोधी वंश का इब्राहिम लोधी। कौन था? लोधी वंश का इब्राहिम लोधी, ठीक है। देखिए इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी की अगर बात किया जाए तो ये जो है कि इसके चाचा कौन थे? आलम खां। चाचा कौन थे? आलम खां लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। चाचा कौन थे? आलम खां, क्योंकि ये सभी षड्यंत्र करते हैं तो इनका नाम जानना जरूरी है। और इब्राहिम लोधी का एक सूबेदार या गवर्नर कह लीजिए पंजाब क्षेत्र में था, ठीक है। पंजाब के क्षेत्र में उसका नाम क्या था? दौलत खां। क्या नाम था? दौलत खां, ठीक है। दौलत खां जो है कि ये जो है कि पूरा खेल शुरुआत करता है, ठीक है। ये कैसे खेल शुरुआत करता है? दौलत खां जो है कि आलम खां के पास जाता है और आलम खां से कहता है कि देखिए इब्राहिम लोधी को हटाइए यहाँ से, और इसको हम लोग हटा नहीं सकते, हमारे पास इतनी पावर है नहीं, तो इसको हटाने के लिए हम जो है बाबर को बुलाना चाहते हैं। क्या आप जो है कि ये दौलत खां आलम खां से कहता है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? हम दोनों आपस में संधि कर लेते हैं, फिर आपको जो है कि दिल्ली वाला क्षेत्र दे दिया जाएगा, आप जो है कि अच्छे से राज करिएगा। अब आलम खां सोचा कि हमें दिल्ली का राज मिल जा रहा है बैठे बैठे, तो क्या दिक्कत है। दौलत खां जो है कि आलम खां से संधि हुआ, और दौलत खां का एक पुत्र था दिलावर खां।
दिलावर खां बाबर के पास जाता है, बाबर से कहता है 1524 में बाबर के पास जाता है, बाबर से कहता है कि आप भारत पे आइए, आक्रमण करिए, इब्राहिम लोदी को मार करके जो है कि दिल्ली आलम खां को सौंप दीजिए और बाकी जो गुजरात का क्षेत्र दौलत खां को सौंप दीजिए। बाबर बोला ठीक है मैं आता हूँ। और बाबर ने जो है पानीपत के क्षेत्र में जो कि हरियाणा पड़ता है, ठीक है, हरियाणा वाले क्षेत्र में बाबर पहला युद्ध कर देता है जो एक खतरनाक वाला 21 अप्रैल 1526 को किसके मध्य होता है, इब्राहिम लोदी, यही वो इब्राहिम लोदी है, इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर। देखिए बाबर इसे अच्छा एक बात और कहा जाता है कि जो बाबर है, बाबर को बुलाया गया था राणा सांगा की भी सहायता से। राणा सांगा ने भी जो है कि बाबर को आमंत्रित किया था। राणा सांगा सोचा कि जो है कि इब्राहिम लोदी को मारने वाला जो हमारे पास है तो फिर परेशान होने की क्या जरूरत है, बाबर को बुला तो मार के चला जाएगा वापस। तो देखिए ऐसा कहीं कहीं हमें सुनने को मिलता है, ठीक है। और अगर सच्चाई बात करें तो हमने कहीं से पढ़ा है, हमने जब स्टडी किया तो हमें मालूम चला कि क्या कह रहा था, राणा सांगा जो है कि आमंत्रित नहीं किया था बाबर को। उसका एक प्रमुख था, राय सिंह क्षेत्र का प्रमुख था, और उसने जो है कि उसका नाम अलहदी तवर था, ठीक है, क्या नाम था, अलहदी तवर। और उसने जो है कि उसको बाबर को बुलाया था, ऐसा कहीं कहीं मिलता है। लेकिन अगर थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हमें ये मालूम चलता है कि जो है कि जो सिलहदी तवर है उसने बुलाया था, ये गलत बात है। हाँ ये सही बात है कि बाबर जीत जब हासिल किया तब सिलहदी तवर जो है कि जाकर के बाबर से संधि कर दिया, उसकी जो है कि आत्मसमर्पण एक तरीके से उससे घुल मिल गया। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो है कि राणा सांगा में भी कलंक लगता है कि राणा सांगा ने जो है कि पहला ऐसा जो है कि क्षत्रिय राजपूत था जिसने किसी दूसरे का सहारा लिया, ठीक है। चलिए बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य होता है, ठीक है, ये युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य होता है। इब्राहिम लोदी इस युद्ध में मारा जाता है, ये दौलत खां और आलम खां को होता है, ठीक है। इस युद्ध में कौन मारा जाता है, इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी। और जो इब्राहिम लोदी है इसे जो है कि फर्स्ट शहीदी कहा जाता है, पहला शहीद कहा जाता है, क्योंकि देखिए ये युद्ध जब हो रहा था, युद्ध में बाबर ने कौन कौन सी पद्धति अपनाई थी। एक तो रोमी पद्धति जो कि उस्मानी पद्धति कहा जाता है उसी को, इसमें जो क्या कहते हैं ईरान जिसे पर्सिया और फारस के भी नाम से जाना जाता है, ईरान के शासक थे शाह इस्माइल, उस्मानी शाह इस्माइल कहा जाता है। तो वहीं से उन्हीं से जो है कि इन्होंने रोमी पद्धति या उस्मानी पद्धति सीखा था, उसी का प्रयोग जो है कि भारत में अरे बाबर ने भारत पे जो है कि इब्राहिम लोदी के खिलाफ किया। इब्राहिम लोदी जो है कि जो पूरा लोदी वंश ये एक तरीके से अफगान वंश है, ठीक है। देखिए हम क्या बता रहे थे, इब्राहिम लोदी बाबर के मध्य युद्ध होता है, इब्राहिम लोदी की मृत्यु होती है, इसे फर्स्ट शहीदी कहा जाता है, इसका मृत्यु हो जाता है और फर्स्ट शहीदी कहा जाता है, इसे फर्स्ट शहीदी कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जैसे कि हमारे सेना में अगर कोई मर जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, फर्स्ट, मतलब उसे शहीद कहा जाता है, ठीक है। फर्स्ट नहीं कहा जाता, फर्स्ट तो कोई और है, उसे शहीद कहा जाता है। तो ये जो है कि युद्ध में मारे जाने वाले पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें फर्स्ट शहीदी कहा जाता है। और इस मृत्यु का भी कारण है क्या है कि जब बाबर ने आक्रमण किया था
तो उसमें उस्मानी पद्धति और उस्मानी को ही जो एक रूमी कहा जाता है, ठीक है। और तुलगुमा पद्धति का प्रयोग किया था, किसने? बाबर ने किया था। और तुलगुमा और उस्मानी पद्धति के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। ऐसे इससे अगर हम थोड़ा सा ऊपर लिख दें तो चलिए कोई बात नहीं, लिखने में टाइम हो जाएगा, ठीक है। पहले इसने जो है किस किस चीजों का प्रयोग किया? उस्मानी या रूमी पद्धति या प्रणाली, ठीक है। और किस चीज का प्रयोग किया इसने? ये जो है कि तुलगुमा पद्धति का प्रयोग किया। तुलगुमा पद्धति का प्रयोग किया, इसे आक्रमण पद्धति कहा जाता है, ठीक है। उस्मानी या रूमी पद्धति के बारे में देखिए, ये तोप सजाने की एक विधि है। अगर बाबर की जो है कि जो खतरनाक तोपची की बात किया जाए तो उन तोपची का नाम क्या था? अली कुली खां और उस्ताद, ठीक है। उस्मानी पद्धति या रूमी पद्धति में तोप एक तरीके से सजाने की विधि, तोप कैसे सजाया जाता था ये भी हम जान लेते हैं। ठीक है, दो प्रमुख तोपची कौन थे? अली कुली खां और मुस्तफा खां, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं, तुलगुमा पद्धति के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। उसी में जो है कि हमारा उस्मानी पद्धति या रूमी पद्धति जो कहा जाता है वो भी उसी में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए तुलगुमा पद्धति जो हुआ था ना, जो पानीपत का क्षेत्र है वो जो है कि यहाँ पे युद्ध होता है और यहाँ पे युद्ध होने का कारण जहाँ तक मैं अनुमान लगा पा रहा हूँ, एक बड़ा फील्ड था, खाली एरिया, और यहाँ से जो है कि अगर बात किया जाए तो हमें पानी पीने की भी सुविधा उपलब्ध है, ठीक है। और खैर मैं ज़्यादा अनुमान तो नहीं लगा पा रहा हूँ, और अनुमान लगाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा सोचने के लिए। चलिए पानीपत में जो तुलगुमा युद्ध प्रणाली का प्रयोग किया गया था उसके बारे में जान लेते हैं। तुलगुमा युद्ध प्रणाली, इसमें देखिए मान लीजिए कि बाबर अगर आक्रमण कर रहा है तो बाबर तीन तरफ से जो है कि आक्रमण करता था और सामने से दिखाई देता था केवल एक, और वो तीन तरीके से आक्रमण करता था। जैसे मान लीजिए ये क्षेत्र है अगर, ठीक है, ये जो पानीपत का क्षेत्र है ना थोड़ा सा ढलान जा रहा है, ठीक है, गोलाकार है। और जो है कि जब बाबर इधर से आक्रमण करता है, ठीक है, इधर से बाबर की सेना आती है, बाबर की सेना इधर से आती है, और क्या यहाँ पे आपको दिख पा रहा है? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे जो है कि तुलगुमा पद्धति देखिए, जैसे कि ये क्षेत्र है, इधर से ये पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पे भी बाबर अपना जो है कि सैनिक बैठा दिया करता था और बाबर सामने से भी आया करता था, मतलब एक इधर से एक इधर से एक इधर से, तीन तरफ से सेना है, और इधर से ग्राउंड हो दी जाएगा। जब इधर से ग्राउंड हो दी जाएगा और बीच में क्या करते थे, एक बड़ा गड्ढा खन देते थे। कौन? ये बाबर वाले। ये सभी जो है कि एक बड़ा सा गड्ढा खन देते थे और यहाँ पे अपना तोप वगैरह भी लगा दिया करते थे। यहाँ से जो है कि अपना तोप लगा दिया करते थे और यहाँ पे जो है कि बाबर अपना खड़ा हो जाता था, पूरा पीछे से नेतृत्व कर रहा था। और इसमें जो है कि बाबर ने तोप, बंदूक, इन सभी का प्रयोग तो किया ही किया। इसमें जो है कि जो बाबरनामा है उसमें लिखा है कि 12,000 सैनिक थे, तो उस हिसाब से जो है कि इसने ये भी कहा कि कुशल धनुर्धर थे हमारे पास, इसलिए मैं जीत पाया।
तो देखिए जो उसके धनुर्धर थे इतने, मतलब उसको रोक दिया था युद्ध में, जब युद्ध हुआ था तो उस टाइम पे जो बाबर की सेना थी जिसमें युद्ध धनुर्धर जो धनुर्धारी थे, जो है कि धनुष से वार किया करते थे, वो जो है कि युद्ध शुरुआत से पहले जो है कि प्रयोग नहीं किए तीर धनुष का। और तीर धनुष का प्रयोग जब युद्ध चलता रहा और इब्राहिम लोदी है जो इब्राहिम लोदी बड़ा एकदम से सुरक्षित तरीके से जो है पैक होके आता था, एकदम से मतलब कि ऊपर से नीचे ले पूरा अगर ले लिया जाए तो पूरा जो है कि एकदम से कवच धारण करके आता था, कहीं से भी जो है कि उसे मारने की गुंजाइश नहीं थी। और हाँ, उसका जो आँख था ना, सिर्फ आँख बचा हुआ था, जो कि जहाँ पे किसी भी प्रकार की सुरक्षा कवच या अगर आँख पे लगा देगा जो है कि वो लोहे का चादर तो फिर दिखेगा ही नहीं। और जिस वजह से जब इब्राहिम लोदी को यह लगा कि बाबर की सेना में धनुर्धारी नहीं है, तो इब्राहिम लोदी स्वयं युद्ध के बीच में चला गया और वहां पे युद्ध करने की शुरुआत कर दिया। और बाबर ने देखा कि इब्राहिम लोदी जो है कि युद्ध के मैदान में आ चुका है। जब बाबर ने देखा कि इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में आ चुका है, तो बाबर ने कहा कि तीरंदाज सभी लोग, आप सभी जो है कि तीर चला दो। ठीक है, तीर चलाने की अनुमति दे दिया और ये तीर जाकर के लग गया किसके, इब्राहिम लोदी की आंख में जाके धंस गया और इब्राहिम लोदी की वहीं पे जो है कि मृत्यु हो गई और इसे फर्स्ट शहीद कहा जाने लगा। ठीक है, उस्मानी पद्धति का प्रयोग किया। अच्छा, उस्मानी पद्धति जो ये तोप है ना, तोप के बारे में जान लेते हैं। तोप एक तरीके सजाना कैसे है, किस एंगल में किधर जो है कि उसका मुंह होना चाहिए, किधर से जो है कि एंगल मिलाना है, वो सभी जो है कि एक तरीके से उस्मानी या रोमन पद्धति कहलाती है। ठीक है, देखिए अगर इस क्षेत्र से बात किया जाए, जो इधर से ये बाबर का सेना था और इधर से सेना था, इस भाग का जो कि बायां भाग है, बाएं भाग की तरफ कौन कौन जो है कि नेतृत्व कर रहा था, मेहंदी ख्वाजा कर रहा था, जो कि ये बाबर का दामाद है। ठीक है, ये बाबर का दामाद है। और कौन कर रहा था, और दूसरा सुल्तान मिर्जा, सुलेमान मिर्जा। ठीक है, कौन कर रहा था, सुलेमान मिर्जा कर रहा था। ठीक है, और इधर से अगर बात किया जाए तो इधर से एक हुमायूं था, हुमायूं जो कि बाबर का बेटा था। ठीक है, जिसका जन्म 1508 में हुआ था, जून का महीना था, जून या मार्च का महीना था, शायद मार्च। ठीक है, बाबर हुमायूं का जन्म हुआ था और अगर देखा जाए तो 26 चल रहा है, 1526, और उसका जन्म 1508 में हुआ। तो अगर 8 से ले लिया जाए तो लगभग 2 इधर से 10 12 18 वर्ष का हो गया था। तो 18 वर्ष तो जो है कि युद्ध में लड़ने के लिए काफी हो गया। हुमायूं था और इधर से कौन था, ख्वाजा किला। 2 लोग इधर से नेतृत्व कर रहे थे, 2 लोग इधर से नेतृत्व कर रहे थे। इधर से बाबर था, इधर से कौन था, बाबर। बीच में गड्ढा खुदवा दिया था। पहले तो सेना आएगी, जब इब्राहिम लोदी की ये सेना जाके पहले तो गड्ढे में गिरेगी। जब गड्ढे में गिर जाएगी तो क्या करेगी, भागेगी। ठीक है, जब सेना इधर भागेगी, इधर से तो तोप चलाएगा बाबर की सैनिक, इधर देखिए खुसरो को कुल्लस था। ठीक है, इधर से नेतृत्व है कौन कर रहा था, मतलब ये कुशल तोपची वाला खुसरो को कुल्लस। और ये जो है कि ये सभी जो है कि फटाफट से तोप चलाने लगे। और ये सेना अब कहाँ जाएगी, इब्राहिम लोदी की सेना जाएगी कहाँ, बच के कहाँ जाएगी। इब्राहिम लोदी की सेना अगर वापस भागेगी तो ये जो सेना है, ये इसका बाबर का सेना पहले तो सामने से आक्रमण करता है, फिर इधर से आके वापस से इधर घेर लेता है। ठीक है, जब इधर से सेना आपकी घेरता है तब
इब्राहिम लोदी की सेना, कहीं भागने का रास्ता नहीं मिलता और आखिरकार फंस जाते हैं बेचारे। आगे जाएंगे तो गड्ढे गिरेंगे, आगे जाएंगे तो जो है कि तोपों से प्रहार किया जाएगा, और भी आगे जाएंगे तो इधर उनके सैनिक जो कि कवच और भाले के साथ खड़े हैं, तलवार के साथ खड़े हैं, वो सभी आक्रमण कर देंगे। और पीछे अगर भागे तो पीछे से ये सभी सैनिक जो भी बाबर के आ रहे हैं, ये जो है कि इसे मार डालेंगे। और हुआ भी यही जो है कि इस युद्ध में बाबर जीत जाता है और इब्राहिम लोदी हार जाता है। ठीक है, आगे का युद्ध हम देखेंगे, बयाना का युद्ध, जो कि इस युद्ध के बाद एक छोटे रूप में होता है। फिर उसके बाद खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, इन सभी युद्धों के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, खैर क्लास काफ़ी लंबी हो गई है और हम कोशिश ये करते हैं, देखिए क्लास लंबी हो या ना हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हमें ये फर्क जरूर पड़ता है कि आपको समझ में आया कि नहीं। हम चाहते हैं कि आपको समझा दिया जाए, केवल समझाना ही नहीं, रटाना भी नहीं। हम रटाना चाहते ही नहीं, बिल्कुल नहीं चाहते कि आपको किसी चीज़ को रटाया जाए। हम तो बस इतना चाहते हैं कि आपको समझा दिया जाए, क्योंकि जो चीज़ें हमें समझ में आती हैं वो हम भूल नहीं पाते हैं, और जो ना समझ में आए वो कितना ही रट ले भूल जाएंगे। ठीक है, तो बस यहीं तक अंत करते हैं। अगली वीडियो फिर से जो है कि शुरुआत होगी बयाना युद्ध के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।